सभी को गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे लाइव सेशन से यहाँ पर देखिए ऐड हो चुके हैं, एक बार आप कमेंट्स कर दें। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए उस प्रॉब्लम से देखिए यहाँ पर आप मुझे भी बताएं कौन सी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों के कमेंट्स देखने को मिल गए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे देखिए प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या फिर देखिए वीडियो वॉइस क्वालिटी से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम होती है आप बता दिया करें। अब देखिए यहाँ पर हम पिछली क्लास पे चलें। पिछली क्लास में देखिए हमने एक आर्टिकल देखा था, थोड़ा सा हम उसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने दो आर्टिकल यहाँ पर देखे थे। एक बॉडी दूसरी बॉडी से डायरेक्ट इंपैक्ट करती है, सीधी टकराती है। जब डायरेक्ट इंपैक्ट होता है तो यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए बिफोर इंपैक्ट वेलोसिटीज क्या है, u1 u2 है, और आफ्टर इंपैक्ट कितनी हो जाती है, e1 e2 सॉरी v1 v2। तो यहाँ पर देखिए टक्कर से पहले इनके जो वेग हैं वो u1 u2 है, बाद में v1 v2 हो जाते हैं। तो देखिए अगर ये हमें फाइंड करना हो, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, ये द्रव्यमान हमें दे दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में हमें यहाँ पर एक तो v1 फाइंड करना है और एक v2 फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने लॉ ऑफ इंपैक्ट की बात की थी, दो नियम मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला नियम था न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ इंपैक्ट। ये पहला नियम मैंने आपको बताया था, v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई u1 माइनस u2। और इसके बाद देखिए दूसरा आर्टिकल हमने यहाँ पर आर्टिकल क्या सॉरी दूसरा नियम मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपको अप्लाई करना है। तो जब भी हमें v1 v2 फाइंड करना होता है, आपको क्या करना है, इसके लिए ये दोनों नियम अप्लाई करने होंगे। और इसके बाद देखिए दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों से आप v1 v2 फाइंड कर लोगे। ये पहला आर्टिकल था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा उसको भी हम रिवाइज करते हैं। ये है प्लेन, और ये प्लेन जो है ये बिल्कुल फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। इस फिक्स्ड प्लेन पे यहाँ पर देखिए एक इलास्टिक बॉडी यहाँ से गिराई जाती है। जनरली हम उसे इस पे लेते हैं गोला। तो एक गोला यहाँ से यहाँ पर गिराया जाता है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रहा है, t। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, h। इन सब बातों पर देखिए हमने डिस्कस की थी। तो इस कंडीशन में जब ये गोला यहाँ टकराएगा तो टकराने के बाद कौन सी वेलोसिटी से वापस रिटर्न होगा। तो देखिए कल एक बात बताई थी, अगर ये u वेलोसिटी से टकराता है तो वह वापस किस वेलोसिटी से उछलता है, eu। तो u से टकराएगा तो e टाइम्स वेलोसिटी का कितना टाइम्स हो जाएगा, ऊपर जाते समय e टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऊपर eu वेलोसिटी से वो जंप करेगा ऊपर की ओर। तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई थी, ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब हम बात कर लेते हैं हाइट की। अगर इसे h हाइट से समतल पे गिराया जाता है इस प्लेन पर, h हाइट से, तो ये देखिए जब फर्स्ट टाइम जंप करेगा तो कितना जंप करेगा, कितनी हाइट तक जंप करेगा, तो वो होता है देखिए e स्क्वायर h। कॉमन सी बात है, h हाइट से हम गिराएंगे तो e स्क्वायर h हाइट ये कवर करेगा फर्स्ट थ्रो में, और सेकंड थ्रो में देखिए वापस इसका e स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, e स्क्वायर ऑफ e स्क्वायर h, दैट इज e4h। तो देखिए इस तरह की बातें पिछली क्लास में हमने की थी। और उसके बाद अब आ जाते हैं हम टाइम की। देखिए ऊपर से नीचे तक आने में t टाइम लेता है। तो टाइम ऑफ फर्स्ट हाइट या फर्स्ट थ्रो की हम कह सकते हैं, हाइट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट थ्रो। तो फर्स्ट थ्रो में कितना टाइम लगेगा, यानी प्रथम उछाल में कितना समय लगेगा। तो देखिए ऊपर से नीचे तक t टाइम लेता है, बाद में पहले जंप में यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होता है वो प्रीवियस टाइम का e गुना होता है, दैट इज et। तो ऊपर से नीचे तक अगर t टाइम लेता है तो पहले जंप में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में et टाइम लेगा। और देखिए एक कॉमन सी बात है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यदि et टाइम ले रहा है तो वापस यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही टाइम लेगा। यानी कोई भी पार्टिकल देखिए h हाइट तक जाने में जितना समय लेता है, जितना टाइम लेता है, उतना ही टाइम वापस वह नीचे आने में, उस समतल पे आने में लेता है। तो देखिए छोटी छोटी बातों पे हमने कल डिस्कस की थी। तो देखिए यहाँ तो हम देखिए पुरानी बातों को बार बार नहीं दोहराएंगे, इसके लिए आप देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखिए पहला एग्जाम्पल किस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और देखिए एक से बढ़ के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो यहां पर देखिए हमें क्या गिवन है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक गेंद यहां पर है और दूसरी समान मात्रा की गेंद, यानी उनका मास इक्वल है, ठीक है, यानी इक्वल मास की यहां पर दो बॉल हमें दी गई है और देखिए समान गेंद से संघट करती है, सिंपल वो टकरा जाती है और उसके बाद देखिए जो कि विरामावस्था में दूसरी बॉल यहाँ पर रेस्ट में है, पहली बॉल उस दूसरी बॉल से सीधा इंपैक्ट करती है, टक्कर लगा देती है। तो हमें देखिए प्रत्यानयन गुणांक स्मॉल ई है ना, ये होता है देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यहाँ पर देखिए हमें संघट के बाद आफ्टर इंपैक्ट वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए पहले जब भी कोई क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ सिंपल सी एक बात बताई गई है कि एक बॉल है और दूसरी बॉल रेस्ट में है। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्पेयर इम्पिंजेस डायरेक्टली ऑन एन इक्वल स्पेयर एट द रेस्ट। तो जो बॉल रेस्ट में है उससे सीधा वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पर चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो चलो डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक बॉल ये है, ठीक है, और एक दूसरी बॉल हम यहाँ पर, चलो थोड़ा सा स्पेस कवर कर लेते हैं, ये लीजिए, ये एक बॉल ये रही और यहाँ पर देखिए इक्वल मास ऐसा कहीं दिया गया है। देखिए अभी मैंने पढ़ा था यहाँ पर, अच्छा ऐसा कुछ नहीं दिया है, समान मात्रा, अच्छा इक्वल स्पेयर यहाँ पे दे दिया गया है। ये लीजिए क्या दिया है, देखिए इक्वल स्पेयर, ये देखिए समान मात्रा इक्वल स्पेयर, यानी यहाँ पर देखिए इक्वल है तो फिर इक्वल स्पेयर है तो उनका जो मास होगा वो बिल्कुल हमें एक जैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक बॉल ये है और एक दूसरी बॉल हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, ये लीजिए, ये दो बॉल है और ये आपस में इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। हो सकता है ये दिखने में थोड़ी बड़ी छोटी हो लेकिन ये इक्वल है, ठीक है। ये रफ डायग्राम होता है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से इंपैक्ट करेगी और ये हो गई इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट स्पेयर के सेंटर से पास होती है, दोनों सेंटर से क्या गुजरती है, संघट रेखा गुजरती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और यहाँ पर देखिए हम हमेशा यही मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, देखिए क्या सपोज करके चलेंगे, बिफोर इम्पैक्ट u1 u2 वेलोसिटी है और आफ्टर इम्पैक्ट कितनी हो जाती है, v1 v2 हो जाती है, यही हमें मान के चलना है। तो देखिए इम्पैक्ट से पहले यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u1, और इसकी है u2, इसकी है v1 और इसकी है v2। इसका सेंटर होता है c1, ठीक है। वैसे इसको क्या मेंशन करना, ये बॉल a है और ये b है। अब देखिए इसके मास की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए समान मात्रा इक्वल स्पेयर्स हैं, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इनका जो मास होगा वो बिल्कुल हमें सेम लेना पड़ेगा। इसका मास और इसका मास दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो द्रव्यमान है, जो संहति है, वो संहति कितनी है m, और इसकी भी हमें क्या लेनी है, संहति m लेनी है ना। तो मास, संहति, द्रव्यमान सब एक ही बात है। तो यहाँ पर अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एक तो v1 और v2 का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो आफ्टर इम्पैक्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, यहाँ पर देखिए यही बात हमें फाइंड करनी है कि इम्पैक्ट के बाद जो वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी दो बॉल आपस में डायरेक्ट इंपैक्ट करती है तो दो नियम आप अप्लाई कीजिए। दो रूल आपको देखिए यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। पहला नियम क्या है, न्यूटन का नियम, और दूसरा जो नियम था वो था संवेग संरक्षण का नियम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और देखिए ये दोनों नियम एक डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी ये दोनों नियम आप अप्लाई करो तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हमें ये अप्लाई करने हैं, और वो फिक्स्ड डायरेक्शन हम ये लेते हैं A to B, जनरली यही लेते हैं A to B, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हम यहाँ पर देखिए दोनों रूल अप्लाई करते हैं। कब, जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, इससे रिजल्ट आ जाता है। तो जब भी देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है तो आप इस डायरेक्शन में यहाँ पर दोनों नियम अप्लाई करोगे, ठीक है। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट और साथ में एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों रूल यहाँ पर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे।
तो चलिए कुछ 2-3 बातें आप लिख लें, 2-3 बातें तो लिखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये लीजिए। चलिए इसे नोट करें अच्छे से और उसके बाद देखिए मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन समझ लिया आपने और यहाँ पर देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया इसके बारे में कुछ 2-4 बातें हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के कमेंट्स जो देखने को मिले हैं, गुड इवनिंग और नो प्रॉब्लम के कमेंट्स देखने को मिले हैं, यानी सभी को तो गुड इवनिंग मैंने बोल दिया था और यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए मुझे बता देना। चलिए लिख लीजिए आप, 2-3 लाइनें हमें लिखनी पड़ेगी। लिखिए, थोड़ा यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये लीजिए, माना संघर्ष से पूर्व गेंदों के वेग, अब यहाँ पे देखिए बॉल है या स्पेयर है, ए स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा ही आप लिखें, ज़्यादा बेस्ट। गेंदे नहीं है, बॉल नहीं है, स्पेयर है। तो देखिए संघर्ष से पूर्व गोलों के वेग u1 तथा u2 है। एक का तो देखिए u1 ले लिया और एक का हमने क्या ले लिया, u2 ले लिया बिफोर इम्पैक्ट, और आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाता है, v1 v2 तथा संघट के पश्चात इनके वेग v1 तथा v2 हो जाते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, इम्पैक्ट से पहले तो u1 u2 है, बाद में क्या हो जाते हैं, v1 v2 हो जाते हैं। और ये बात देखिए हमने डायग्राम में यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब देखिए कहीं अगर डायरेक्शन नहीं लगाई जाती है तो डायरेक्शन ये कॉमन है, ठीक है, ये एक जनरल डायरेक्शन है। यहाँ पर हम ये जो भी लिखते हैं u1 u2 ये इस तरह से यहाँ पर लिए जाएंगे जब हम रूल अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए जब भी हम रूल अप्लाई करेंगे, अगर हम v2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और v2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वहाँ पर देखिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की हम बात करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सब कंडीशंस क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सिंपल है। चलिए तो देखिए v1 v2 हो जाते हैं, तब देखिए यहाँ पर हम जो भी नियम अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्नों में जब दो बॉल आपस में डायरेक्ट इंपैक्ट करती है तो इस डायरेक्शन में ही हम यहाँ पर जितने भी लॉ ऑफ इंपैक्ट मैंने आपको बताए वो सब यहाँ पर इस डायरेक्शन में ही अप्लाई होंगे। इसके बाद देखिए हम ओब्लिक इंपैक्ट की बात करेंगे, है ना। ओब्लिक इंपैक्ट जो तिर्यक टक्कर है तो उसमें भी देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल लाइन होती है इसको हम सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं और इसको हम लाइन ऑफ इंपैक्ट संघट रेखा भी कह सकते हैं, केंद्रीय रेखा। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी नियम अप्लाई करोगे, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स हम प्रूफ करते हैं तो इस डायरेक्शन में यूज करना है, ताकि देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके इस बुक में दिए गए हैं तो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जब हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो इजीली यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। हालांकि ये कोई फिक्स रूल नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में नियम अप्लाई कर दीजिए, लेकिन देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई करने से रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए तो बहुत ईजी होगा, आप ये डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए। चलिए हम क्या लगाएं सबसे पहले, अतः ए से बी की दिशा में, और देखिए यहां पर ये एक जनरल डायरेक्शन है। अगर नहीं भी लिखा जाए तो ये बात ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन की अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर यहां पर देखिए ये जितने भी नियम लगते हैं वो इस डायरेक्शन में ही माने जाएंगे। तो आप चाहे तो ए से बी की डायरेक्शन लिखें या न लिखें, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है तो ये एक जनरल डायरेक्शन होती है जिसमें हम रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन को आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलिए मैं लिख देता हूं, अतः ए से बी की दिशा में न्यूटन के नियमानुसार तो यहां पर देखिए बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ इंपैक्ट इन द डायरेक्शन ए टू बी, तो ए से बी की डायरेक्शन में यहां पर हम देखिए न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वो होता क्या है ये तो आप सबको पता है, कल बताया था मैंने काफी डिटेल में, v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई और u1 माइनस u2।
और यहाँ पर देखिए ये जो ई है वो होता है कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये प्रत्यानयन गुणांक होता है जो इलास्टिक बॉडी की इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है कि उसमें इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है ना, उसमें कितने गुण हैं प्रत्यास्थता के। तो यहाँ पर देखिए ई के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखें। अब यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमने मान लिया जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे हम यही लेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल यही लेंगे हम, बिफोर इंपैक्ट u1 u2, आफ्टर इंपैक्ट v1 v2। अब देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, जो भी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम लेंगे। एक बॉल यहाँ पर दूसरी इक्वल बॉल से डायरेक्ट इंपैक्ट करती है और डायरेक्ट इंपैक्ट करती है विच इज इस यहाँ पे देखिए इक्वल स्पेस एट रेस्ट, एक यहाँ पर विराम अवस्था में है। तो यहाँ पर देखिए जो कि विराम अवस्था में, दूसरी बॉल जो है वो रेस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए ये तो विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी जो बिफोर इम्पैक्ट वाली वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी। और उसके बाद देखिए आगे हम बढ़े और ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है, देखिए ठीक है। दूसरी समान मात्रा की गेंद से टकराती है जो कि विराम अवस्था में है ना, वो रेस्ट में है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर केवल u2 0 होगा, बाकी यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 माइनस v2 इक्वल माइनस e, और ये u2 0 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप तो हम बढ़ा देते हैं, u1 माइनस 0। तो फाइनली देखिए हमें एक इक्वेशन क्या मिली, EU1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए न्यूटन के नियम से सीधे सीधे हमें एक रिजल्ट मिला है। और यहाँ पर देखिए हमें अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, वेगों का अनुपात। गेंदों का वेग इस अनुपात में होगा, यानी इस रेशो में होगा। यहाँ पर देखिए रेशो हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए दो क्वांटिटी के लिए यहाँ पर, और उसके लिए देखिए हम अब कौन सा नियम अप्लाई करेंगे। एक नियम और मैंने आपको बताया था, लिखें आप, डायरेक्शन वही रहेगी। अब देखिए डायरेक्शन एक बार बोल दी, बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला हम रूल अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी डायरेक्शन यही है। और देखिए पहला क्वेश्चन है, चलिए सारी बातें मैं लिख देता हूँ। लिखिए ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी की दिशा में कौन सा नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, आपको मैंने बताया था जो भी बाद वाली कंडीशन है वो पहले लिखें, क्योंकि वो हमें फाइंड करना होता है। और यहाँ पर देखिए दोनों का जो मास है वो इक्वल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए नियम होता क्या है, m1 v1 m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2। देखिए ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। और यहाँ पर देखिए जो मास है वो इक्वल दिए गए हैं। देखिए v1 v2 आप लेफ्ट में रखें और u1 u2 राइट में रखें, क्योंकि बाद वाली कंडीशन क्वेश्चंस में देखिए पूछी जाती है। जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे तो v1 v2 फाइंड करने होता है, और जो फाइंड करना होता है वो लेफ्ट में लिखे तो देखिए साइकोलॉजिकली ज्यादा बेटर होता है। चलिए यहाँ पर हम m1 m2 दोनों देखिए इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ पर हर जगह क्या लिख देंगे हम m। देखिए मैंने डायग्राम में भी मेंशन किया है, दोनों जगह हमने m लिया है, इक्वल है ना, समान मात्रा है। चलिए mv1 प्लस mv2 और mu1 प्लस m। और देखिए यहाँ पर बिफोर इम्पैक्ट सेकंड स्पेयर यहाँ पर रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, u2 0 हो जाएगा। ये लीजिए u2 0। फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, देखिए v1 प्लस v2 इक्वल m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये लीजिए u1 और ये हो जाएगी नंबर 2। और ये क्या थी, देखिए यहाँ पर ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए। तो देखिए दो इक्वेशन हमने फाइंड की है, और यहाँ पर देखिए v1 अपॉन v2 का रेशियो हमें चाहिए। तो देखिए v1 अपॉन v2 कैसे निकालें, बहुत आसान सा प्रोसेस है। देखिए दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 1 में 2 का भाग लगा दीजिए आप। तो क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड कर देते हैं, वी गेट, हमें क्या मिलेगा,
हमें जो मिलना होगा वो मिलेगा। ठीक है, चलिए v1 माइनस v2, देखिए v को थोड़ा सा आप क्लियर बनाएं, बहुत से बच्चे जब बनाते हैं तो v और u में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई u1, ये तो रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इधर देखिए प्लस और u1, ठीक है, लेफ्ट साइड हमने डिवाइड कर दी है। और लेफ्ट साइड के बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, राइट साइड में माइनस ई बचेगा, u1 कैंसिल यहाँ पर। तो देखिए माइनस क्या मिला है हमें e। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है देखिए v1 v2 का रेशो। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, अब इसमें क्या सोचना, ev1 प्लस ev2, और फाइनली देखिए यहाँ पर हम v1 को हम कॉमन लेंगे। तो देखिए v1 कॉमन लेने से हमें 1 माइनस ई, ये e है यहाँ पर, क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर v1 कॉमन ले लीजिए, राइट साइड में आप v2 कॉमन ले लीजिए, और देखिए v1 बाई v2 हमें क्या मिला, v1 अपॉन v2 इक्वल 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और इम्प्लाइज देट v1 रेशो v2 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। और देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। कितना आसान है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेंगे। चलिए इस रिजल्ट को हम क्लोज कर देते हैं। देखिए हालांकि बहुत आसानी से हमें ये मिल गया है और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ये लीजिए मैं इसे सेंटर में ले लेता हूँ। ओके, हालांकि देखिए अभी शुरुआत है, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, लेकिन डीप में जाने के बाद जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी काफ़ी सिंपल होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल, इसको भी आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रश्न बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन देखिए क्वेश्चन सिंपल तब लगेंगे जब हम देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर करें। और देखिए कल की क्लास में मैंने केवल एक ही आर्टिकल बताया था आपको कि एक स्फीयर या फिर कोई गोला जब किसी समतल से टकराता है तो टकराने के बाद कितना टाइम लेगा, कितनी हाइट तक उछलेगा, और जिस वेलोसिटी से टकराएगा तो वापस रिटर्न किस वेलोसिटी से होगा। तो इस तरह के देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये। यहां पर देखिए u वेग से जाती हुई एक गेंद, u वेलोसिटी से कोई बॉल जा रही है, और देखिए विपरीत दिशा से आती हुई, अच्छा यहां पर देखिए u वेलोसिटी से जा रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मूविंग विद वेलोसिटी u, और यहां पर देखिए जो ये इम्पैक्ट हो रही है, इम्पिंजेस डायरेक्टली ऑन एन इक्वल बॉल, और यहां पर देखिए मूविंग विद वेलोसिटी v इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो देखिए पहले हम दो स्पेयर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये रही पहली बॉल और ये रही दूसरी बॉल, और देखिए ये इक्वल है या क्या है, अच्छा दूसरी बराबर, देखिए यहाँ पर दूसरी बराबर, अरे ये क्या हुआ, चलिए यहाँ देखें आप दूसरी बराबर की गेंद। ठीक है, इक्वल बॉल्स हैं, सीधा इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ये दिखने में भले इक्वल ना हो लेकिन आपको इक्वल मानना पड़ेगा। ठीक है, ये दो बॉल है इस तरह से, ये लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए छोटा बड़ा बन जाता है, लेकिन आप यहाँ पर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना, ये कोई फेयर डायग्राम नहीं होते, ये सब रफ डायग्राम होते हैं। ठीक है, तो रफ थिंकिंग नहीं रखना है, ये दोनों इक्वल है ऐसे मान के हमें चलना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन हम बना लेते हैं, ये लीजिए, और ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसी डायरेक्शन में देखिए हमें न्यूटन का नियम और संवेग संरक्षण का नियम लगाना होता है। और इसका जो मास है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, और ये सेंटर A है, ये सेंटर B है।
अब यहां पर देखिए डायरेक्शन का किस तरह ध्यान रखें, देखिए यू वेग से जाती हुई एक गेंद ए, ये ए वाली जो बॉल है ये यू वेग से जा रही है, ये लीजिए ये यू वेलोसिटी। और देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूं, इसमें क्या दिया गया है उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है। जो सिंबल हमें लेने हैं सीधा आप तो ये लिखें, ये u1 है, ये u2 है, ये v1 है और ये v2 है। सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है, टक्कर से पहले के हम यही सिंबल लेंगे, टक्कर के बाद के हम ये सिंबल लेंगे, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकली ये ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए u1 u2 जो भी दिया गया है उसकी हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए ये u वेग से जा रही है तो u1 कितना हो जाएगा, ये जा रही है किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, टकराएगी इंपैक्ट करेगी तो इस तरफ भी जाएगी ना, इधर थोड़ी नहीं आएगी, है ना, इंपैक्ट हो रही है तो इंपैक्ट इस तरफ होगी। अब उसके बाद हम चलते हैं बी वाली बॉल पे, विपरीत दिशा, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, तो विपरीत दिशा v से आती हुई ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और वेलोसिटी क्या दे रखी है, देखिए v, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v गिवन है और वो इस तरफ है, ठीक है, तो एक इस तरफ है और एक अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में थी। और उसके बाद देखिए ऐसे ऐसे होता है, इंपैक्ट करती है, तो यहाँ पर हमें ये तो दिया है, तो आफ्टर इम्पैक्ट, अच्छा और यहाँ पर देखिए एक बात और दे रखी है, उस पर भी आप फोकस करें, संघट के बाद गेंद ए विराम अवस्था में आ जाए, आफ्टर इम्पैक्ट ये बॉल क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। तो देखिए आफ्टर इम्पैक्ट जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। बिफोर इम्पैक्ट वाले केस ऊपर लिखेंगे और आफ्टर इम्पैक्ट वाले केस यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो बिफोर इम्पैक्ट हम u1 u2 वेलोसिटी लेंगे, सिंबल यही रखना है, और उसके बाद आफ्टर इम्पैक्ट v1 v2 रखना है। अब यहाँ पर देखिए टकराने के बाद ये वाली गेंद विराम अवस्था में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये इधर जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन से v वेलोसिटी से आ रही है। तो देखिए जो भी बातें हमें दी गई है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर ली है, ठीक है। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इस डायग्राम को भी तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिखिए आप, वही दो लाइनें जो कॉमन है, माना संघट से पूर्व गेंदों के वेग क्या है, क्रमशः u1 तथा u2 है, तथा आफ्टर इम्पैक्ट संघट के बाद इनके जो वेग हैं वो क्या हो जाते हैं, v1 तथा v2 हो जाते हैं। और देखिए मैंने आपको, देखिए अब एक फैसिलिटी मैंने आपको दी है, जब भी लाइव सेशन होता है तो लाइव सेशन के दौरान आप चाहें तो नोट करें या न करें, क्योंकि देखिए इसकी पीडीएफ यहाँ जो भी हम देख रहे हैं इसकी पीडीएफ देखिए आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको जितने भी हम लाइव लेक्चर यहाँ पर लेंगे तो सबकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर समझ लें। उसके बाद जैसे ये क्लास देखिए डिस्कनेक्ट होती है और उसके बाद आपको पीडीएफ मिलती है, तो आप उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पिछले 5-6 लेक्चर से देखिए मैंने ये फैसिलिटी कर दी है, जो भी हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके जो स्क्रीनशॉट है वो सीधे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखाया मैंने, संघट से पहले ये हैं और बाद में इतने इतने हो जाते हैं, तो ए से बी की डायरेक्शन में कौन सा नियम लगाएंगे, तो लिखिए तब ए से बी की दिशा में कौन सा नियम, सबसे पहले हम न्यूटन का नियम लगा देते हैं। न्यूटन के नियमानुसार देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट क्या कहता है, v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई ऑफ u1 माइनस u2। बहुत छोटी सी बात है, v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई ऑफ u1 माइनस u2। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है। वो डायग्राम देखिए मैं यहाँ पे ले आता हूं, हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये लीजिए, तो ये डायग्राम देखिए अभी हमने बनाया था, इसको और छोटा बना देते हैं, क्योंकि इसका यूज केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं, इसे बहुत जल्दी यहाँ से हटा भी देंगे। चलिए,
तो देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ए से बी की डायरेक्शन में जब हम नियम लगाएंगे, कौन सा, न्यूटन का नियम, तो डायरेक्शन देखिए काफी छोटा हो गया है ये, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें नियम लगाना है इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में हम नियम अप्लाई करेंगे, न्यूटन का रूल यहां पर देखिए हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो देखिए जितनी भी वेलोसिटीज है वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम नियम को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए इस u1 की डायरेक्शन यही है, तो यहां पर u1 तो यही रहेगा, लेकिन देखिए v की डायरेक्शन, u2 की डायरेक्शन ये है, और इस तरफ वेलोसिटी क्या गिवन है, देखिए v। तो हम देखिए इसको जैसे हम उस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो ये हो जाएगी -v। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। फिर समझ ले ध्यान से, u इस डायरेक्शन में है, हम नियम भी इसी दिशा में लगा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, u1 का मान u ही रहेगा। लेकिन यहां पर देखिए ये बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में, नियम लगाया जा रहा है ए से बी की डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको भी हमें उसी डायरेक्शन में मोड़ना होगा जिस डायरेक्शन में हम नियम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत छोटी सी बात है देखिए हालांकि। तो यहां पर देखिए इसको भी हम उस तरफ मोड़ देंगे तो u2 का मान यहां पर आपको -v लेना पड़ेगा। 50% स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं। और अभी तो चलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट है, लेकिन जब हम ओब्लिक इम्पैक्ट वहां देखेंगे, ओब्लिक इम्पैक्ट में डायरेक्शन का हमें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, तो वो भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा वक्त के साथ। फिलहाल परेशान नहीं होना, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए पहले नियम लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए इंप्लाइज दैट v1 तो 0 है, v2 देखिए लास्ट वेलोसिटी अननोन है, जो अननोन है उसे तो आप ऐसा ही रहने दें। अब अननोन क्वांटिटी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो हम उसे मानेंगे कि वो इस डायरेक्शन में आ रही है, और पॉजिटिव आती है तो उस डायरेक्शन में जा रही है। कॉमन सी बात है, यहाँ v2 तो अननोन है ना, और v2 का मान सपोज कीजिए -5 आया, तो इसका मतलब क्या है, टकराने के बाद ये इस तरफ आएगी। कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हमें करने हैं। ये ए से बी की डायरेक्शन हमने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर ली है, ए से बी की डायरेक्शन में हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी। वी की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलती है इसका मतलब हम इधर जा रहे हैं, और वी की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है इसका मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ तो हमें सीधा क्या निकालना है, देखिए हमें वही रेशियो निकालना है u और v का। चलिए v1 - v2 इक्वल -e। अब यहां पे ध्यान रखना, देखिए u1 कितना दिया है, u1 की वैल्यू तो यहां पर u दी है, ठीक है। और यहां पर ये जो u2 है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसे उधर मोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा देखिए -v। बहुत छोटी सी बात है, देखिए नोट कर लीजिए आप। और मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडी आपस में आती है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो यहां पर भी वही कर रहे हैं, देखिए यहां पर u + v मिल जाएगा फाइनली। आप कैसे ही समझ लें, देखिए कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं जाके टकरा ही जाते हैं। तो -v2 इक्वल माइनस ये लीजिए, ये हो जाएगी नंबर फर्स्ट। चलिए अब दूसरा नियम लगा देते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा नियम अप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा स्पेस मैंने बचा दिया है। चलिए अब इसके बाद हम लगाएंगे ए से बी की डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर संवेग संरक्षण के नियम से तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, पहले तो आप लिख दीजिए जो भी मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पर m1v1 प्लस m2v2 प्लस इक्वल, देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको बाद में रखनी है, ये बात आप ध्यान रखना, वरना बहुत से प्रश्न में आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। v1 v2 लेफ्ट में ही रखना है क्योंकि अननोन होती है और ये ज़्यादातर नॉन होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का, हालांकि आप कैसे रख सकते हो, a बराबर b इक्वल a बराबर b और b बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए साइकोलॉजिकली आपको ये रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम मास की अगर हम बात करें, इनकी जो संहतियाँ हैं द्रव्यमान, देखिए दोनों इक्वल है,
क्लियर दिया हुआ है, कहाँ था देखिए, यहीं कहीं दिया गया था, दूसरी बराबर, ये देखिए इक्वल बॉल। तो यहाँ पर जो बाद वाली बॉल है और पहले वाली बॉल है दोनों ही इक्वल मास की है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, मास ये रहा। देखिए V1 V2 कितना है, एक 0 है, दूसरा V2 है, ये 0 है और दूसरा तो देखिए V2 ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पर M और ये है देखिए U1, U1 कितना है देखिए, U1 की वैल्यू U है, ठीक है, और प्लस M और देखिए U2। अगर हम टक्कर से पहले दूसरी बॉल की वेलोसिटी की बात करें तो U2 इधर की तरफ है V, लेकिन उस तरफ हो जाएगी -V। जैसे यहाँ पे किया था हमने, तो यहाँ भी वही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों नियम एक निश्चित दिशा में लगते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसका प्रिंसिपल क्या होता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि एक ही दिशा में मापा गया संवेग अपरिवर्तित होता है, डायरेक्शन नहीं बदलनी। जिस डायरेक्शन में आप देखिए टक्कर के बाद का संवेग निकाल रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में टक्कर से पहले का संवेग निकालना होगा, ना हमें डायरेक्शन एक ही लेनी है। बहुत छोटी छोटी बात है, सिंपल सी फिजिक्स है। 0 और उधर भी देखिए यहाँ पर ये V2 बचेगा, V2 इक्वल, यहाँ पर आप देख सकते हैं U माइनस V, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए दो नियम हमने अप्लाई किए हैं, दो इक्वेशन हमें मिली है, और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है देखिए U अपॉन V, दैट इज रेशो हमें निकालना है UV का। और इसमें कहीं V1 V2 कहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो तो हट जाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। देखिए आपस में आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके 1 डिवाइड, एक को 2 से डिवाइड कीजिए, लिख लीजिए आप, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड करने पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1, लेफ्ट में -1, और राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में, अच्छा माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस तो चलो दोनों तरफ से हटा देंगे, प्लस माइनस, ये लीजिए, अब बचा ही कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, U माइनस V इक्वल EU प्लस EV। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। और इसके बाद देखिए हमें U रेशो V निकालना है, ये U है, देखिए कभी कभी जल्दबाजी में सिंबल इस तरह से बन जाते हैं, कंफ्यूज में नहीं होना, ये U है, ठीक है। U और V में थोड़ा सा आप डिफरेंस रखा करें, मैंने जनरली देखा है बच्चे U और V को एक जैसा बनाते हैं, तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर देखिए हमें U रेशो V निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम U कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 बचेगा, लेफ्ट में आएगा इधर E, और राइट साइड में V कॉमन लेते हैं, तो E प्लस, देखिए 1 प्लस E लिखें, ज़्यादा बेस्ट है, 1 प्लस E। तो देखिए U अपॉन V की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस E रेशो 1 माइनस E। देखिए कितना प्यारा प्रश्न था और काफी आसानी से रिजल्ट आ चुका है। और यही है आपका फाइनल रिजल्ट, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। तो ये देखिए 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, और अभी देखिए अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आगे देखिए कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए डायनेमिक्स का नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है कि लॉस्ट हो जाती है ना, उसका लॉस हो जाता है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी, आधी काइनेटिक एनर्जी। और देखिए मैंने आपको बताया भी था काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बहुत जरूरी है। चलते चलते ठोकर लग जाए और हम गिर जाएं, तो गिरने के बाद हम एक बार अगर जंप कर गए तो लाइफ टाइम जंप करते ही रहेंगे। इसलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बिल्कुल जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं किसी टाइम पर हम रेस्ट में आ जाएं और हमें थोड़ा सा चैन मिल जाए।
है ना। इलेक्ट्रिक बॉडी का यही तो है, इलेक्ट्रिक बॉडी एक बार अगर मूवमेंट करने लग जाए और E बराबर 1 हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा और वो हमेशा लाइफ टाइम मूवमेंट करती रहेगी। तो देखिए हमारी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, पूर्ण प्रत्यास्थ बॉडी अगर होती तो फिर देखिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती, हम जी नहीं पाते, हमेशा लाइफ टाइम उछलते ही रहते। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक पिंड है, बॉडी है और अन्य विराम अवस्था के पिंड से सीधा टकराती है। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट इम्पैक्ट की ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट के ही हैं, ठीक है, सीधी टक्कर के। और टकरा के स्वयं विराम अवस्था में आ जाए, यदि आधी गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाए तो ये ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए यहां पर एक बॉल हम ले लेते हैं और दूसरी बॉल भी हम ले लेते हैं। देखिए बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि एक बॉल तो बड़ी है दूसरी छोटी है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अनदर बॉल एट रेस्ट, केवल अनदर बॉल की बात कही गई है, वो भी रेस्ट में है। तो यहाँ पर इक्वल बॉल्स की बात नहीं की गई है, तो मास हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए, अगर छोटी बड़ी भी बनेगी तो चलेगा। और देखिए बराबर हो या ना हो, ये तो एक रफ डायग्राम है, तो आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ये लीजिए। चलिए और इसके बाद देखिए हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना लेते हैं। ये रही लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की पोजीशन है और देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो सब में देखिए यही पोजीशन हमें मिलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट है, दो बॉल आपस में टकराती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डायग्राम इस तरह का ही बनेगा। बिफोर इम्पैक्ट हम मान लेते हैं U1 U2, आफ्टर इम्पैक्ट हम मान लेते हैं V1 V2। अभी आप ट्रेडिशन मान लें, ये एक परंपरा सी बन गई है, जितने भी प्रश्न हम करेंगे तो इस परंपरा को हमें निभाना है। टक्कर से पहले U1 U2, टक्कर के बाद V1 V2, वेलोसिटी हमें मानकर चलना है। अब उसके बाद देखिए कौन रेस्ट में आ जाती है, कौन वेलोसिटी है ना जीरो नहीं है, तो ये सब बातें देखिए क्वेश्चन में हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पिंड एक अन्य विराम अवस्था के पिंड से संघट करके स्वयं विराम अवस्था में आ जाता है, यानी ये रेस्ट में है, ये इससे टकराया, ये तो रेस्ट में है बेचारा, ठीक है, लेकिन रेस्ट में ये आ जाता है आफ्टर इम्पैक्ट, ये इससे टकराया और टकराने के बाद ये खुद रेस्ट में आ गया, ये विराम अवस्था में आ गया। बिल्कुल छोटी सी बात दे रखी है, कोई बॉडी है यहाँ पर जो दूसरी गेंद से टकराती है और दूसरी गेंद यहाँ पर विराम अवस्था में है और टकराने के बाद वो खुद विराम अवस्था में आ जाता है, यानी V1 इसका टक्कर के बाद का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में आ जाता है। तो देखिए बिफोर इम्पैक्ट तो ये रेस्ट में है और जैसे ही इम्पैक्ट होती है तो ये जो टकराने वाली गेंद है ये खुद रेस्ट में आ जाती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर दी गई है, वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और इस इवेंट से क्या होता है, जो आधी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये तो डायग्राम आप बना लीजिए। मास की अगर हम बात करें तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये बॉल A मान लीजिए, ये सेकंड बॉल B मान लीजिए, डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ बातें तो देखिए हमें वही लिखनी पड़ती है, तो देखिए मैं कॉपी कर लेता हूं, बार बार उन बातों को लिखने से कोई मतलब नहीं। ये रही, ये 2-3 लाइनें तो देखिए कॉमन है कि टक्कर के पहले इतना है, टक्कर के बाद इतना हो जाता है। चलिए कहाँ गया वो प्रश्न, ये रहा। तो चलिए पहले आप ये बात लिख लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए डायग्राम आप बना लीजिए और सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें कि टक्कर के पहले इनकी वेलोसिटी क्या है, U1 U2, बाद में कितनी हो जाती है, V1 V2 हो जाती है। तो सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे, A से B की दिशा में। देखिए डायरेक्शन तो वही लेना है, कौन सा नियम, संवेग, पहले न्यूटन का लगा देते हैं, चलो। और देखिए न्यूटन का नियम कहता क्या है, न्यूटन का नियम देखिए V1 माइनस V2 इक्वल माइनस E और U1 माइनस U2।
तो यहाँ पर देखिए V1 V2 क्या है, टक्कर के बाद की ये कंडीशन है। V1 कितना है 0, तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस V2। अब हम बात कर लेते हैं माइनस ई की। तो यहाँ तो देखिए माइनस ई ऐसा कुछ दिया, कभी कभी देखिए ई की वैल्यू दे दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरी बॉल तो बिफोर इम्पैक्ट क्या है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, यहाँ पर U2 हमने 0 लिया है। अब देखिए ये देखिए हमने नियम अप्लाई कर लिया है, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो देखिए V2 की जो वैल्यू है कितनी मिलेगी, EU1, ठीक है। और ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, नोट कर लीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट है ये। और इसके बाद देखिए और भी नियम है, लॉ ऑफ इम्पैक्ट में मैंने एक और बताया था आपको, है ना, वो आप अप्लाई कीजिए। डायरेक्शन यही है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, संवेग संरक्षण के नियम से इसी डायरेक्शन में लगाया जाता है, कॉमन डायरेक्शन है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, सब आपको पता है, m1 v1 m2 v2 इक्वल m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम पे भी चलेंगे, देखिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अभी टाइम है आपका, है ना, 10 मिनट्स और बाकी हैं, तो देखिए 10 मिनट की क्लास और रहेगी आपके। तो यहाँ पर देखिए ये है संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पर देखिए अगर मास इक्वल होते हैं तो देखिए m1 m2 की जगह यहाँ पर हर जगह m आ जाता। तो यहाँ तो देखिए मास तो डिफरेंट है, इक्वल बॉल नहीं है, m1। अब देखिए v1 v2 की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर देखिए 0 और v2, तो v1 तो 0 है, m2 v2 इक्वल m1 u1। और देखिए यहाँ पर दूसरी बॉल रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा 0। चलिए इसको हम फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल कैलकुलेशन हमें किस तरह से मिलेगी, नोट कर लीजिए आप, m2 v2 इक्वल m1 u1, और ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हमने दो नियम अप्लाई कर दिए हैं, और अब तक तो देखिए दो से ही काम चल जाता था। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ई हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ई हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और देखिए इन दो इक्वेशन से ई हम कैसे फाइंड करें, इसमें V2 और U1 है, या तो आपको V2 U1 का रेशियो मिल जाए तो हम ई निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। और इससे V2 और U1 का रेशियो कहाँ मिल रहा है, यहाँ m1 अपॉन m2 डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए m1 m2 की वैल्यू हमें चाहिए, हम यहाँ पर देखिए V2 अपॉन U की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन V2 अपॉन U1 क्या आ जाएगा यहाँ पर m1 अपॉन m2। तो यहाँ देखिए E की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 अपॉन m2। अब ये कहाँ से लाएं, इनका जो मास है उनका रेशियो कहाँ से लाएं, तो अभी कुछ और कंडीशन हमें दे रखी, क्वेश्चन पढ़े कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा, और ये मिला है रास्ता। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड इन द कोलिजन। तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और कितनी हो जाती है, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सीधी सी बात है, टकराने से ये जो भी इम्पैक्ट की जो प्रोसेस होती है उसमें यहाँ पर देखिए आधी गतिज ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो क्या कहेंगे फिर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिखें आप, प्रश्न के अनुसार संघट से पूर्व, मतलब संघट के बाद सीधी सी बात है आधी रह जाएगी, पहले यदि 100 है तो बाद में हाफ रह जाएगी। तो देखिए बाद वाली पहले वाली की आधी है, यही तो हमें लिखना है, संघट के बाद कुल गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर संघट से पूर्व
और देखिए काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हो, ये तो कोई नया मैटर नहीं है, बहुत आसान सी बात है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो देखिए बिफोर इम्पैक्ट, अच्छा यहाँ तो हाफ लेना पड़ेगा ना, एक मिनट, क्या लेना पड़ेगा, हाफ। तो देखिए आगे लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पर। ये लीजिए, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है, ठीक है। तो आफ्टर इम्पैक्ट जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर इम्पैक्ट का क्या है, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर आधी गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो आधी गतिज ऊर्जा नष्ट होने का मतलब ये है कि जैसे शुरुआत में कितनी थी, टक्कर से पहले सपोज कीजिए 100 थी, और टक्कर के बाद कितनी हो जाती है 50। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 50 आएगा ना। ये तो बहुत 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है, ये सभी आप जानते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये यहाँ पर देखिए, टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m1v1²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट यही है। और देखिए ये गिवन है हमें हाफ ऑफ टक्कर से पहले, दैट इज हाफ पहली बॉल के लिए m1u1² और दूसरी के लिए m2u2²। तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो देखिए जब ओब्लिक इम्पैक्ट की बारी आएगी तो वहां पर देखिए प्रश्न आपको और भी आसान लगेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाएं। हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहां पर देखिए कुछ जीरो भी था, v1 जीरो है और u2 जीरो है। ये जीरो तो डायरेक्ट जीरो लिखें आप, तो चलो ठीक है, फिर समझने में दिक्कत आएगी। ये लीजिए हाफ m2v2, एक तो v1 जीरो था, ठीक है, और v2 यहाँ जीरो नहीं है, m1, और देखिए u1 जीरो नहीं है, और दूसरी बॉल टक्कर से पहले यहाँ पर विराम अवस्था में है, तो u2 यहाँ पर जीरो है। अब फाइनल कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा m2v2² इक्वल ये जीरो, और यहाँ पर देखिए हाफ, और इसको भी आप खत्म करें, यहाँ लिखें 2, और यहाँ पर देखिए m1u1², ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, देखिए सेकंड हो गई थी, ये हो गई थर्ड। तो देखिए 3 इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है, आप इसको समझ लें, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट किया तो हमें ये मिला है। अब देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन कौन कौन सी है, तो देखिए पहले तो उधर वाली इक्वेशन को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो लिख ही लेते हैं। एक इक्वेशन क्या थी, v2 इक्वल EU1, v2 इक्वल EU1, ये हमने फर्स्ट फाइंड की थी जो न्यूटन के नियम से मिली थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर m2v2 इक्वल m1u1, m2v2 इक्वल m1u1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, m2v2 m1u1, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इक्वेशन, ये न्यूटन के नियम से और ये समवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन हमें दिया था कि बाद में इतनी हो जाती है, तो उससे हमें ये मिला। अब देखिए तीनों को हमें सोल्व करना है, तीनों को सोल्व करके हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल ई का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल ई का मान किस तरह से प्रूफ करने वाला है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए निकाल लेंगे। तो तीनों में देखिए यहाँ पर जोड़ तोड़ बिठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये लास्ट वेलोसिटी है और यहाँ पर v2 भी लास्ट वेलोसिटी है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जहां भी लास्ट वेलोसिटी है वहां पर उसकी वैल्यू आप इनिशियल वेलोसिटी में दें। तो यहाँ पर देखिए m2v2 की वैल्यू ये रही। तो देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन से चलेंगे 3 से, लिखें आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए ये इक्वेशन थर्ड से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, देखिए यहाँ पर m2v2 हम इस तरह से, और यहाँ पर v2 को हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए m1u1², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ें, इम्प्लाइज दैट 2
देखिए M2V2 की वैल्यू कितनी है, यहां से आप देखिए M2V2 की जो वैल्यू है वो है M1U1, M1U1 ये लीजिए। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड का हमने यूज किया है, M2V2 ये मिला है। और यहाँ पर देखिए हमें तो E निकालना है, तो V2 को भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, V2 भी यहाँ कैंसिल होना चाहिए। तो V2 की वैल्यू देख लीजिए आप, वहाँ पर क्या गिवन है, क्या फाइंड की थी न्यूटन के नियम से, EU1, और राइट साइड में क्या है देखिए M1U1 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा एक क्लियर लिख देता हूँ, ये U है यहाँ पर, ये लीजिए। तो देखिए हमने 1 और 2 से जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की वो यहाँ पर पुट की है, इसको सेपरेट किया है तो V2 मिला है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिली है। ठीक है, अब ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये लीजिए। आगे हम बढ़ें, चलिए अब देखिए इससे हमें E फाइंड करना है, और देखिए E फाइंड हो जाना चाहिए। देखिए M1 से M1 कैंसिल हो रहा है, और U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, 2E, लेफ्ट में कितना है देखिए 2E, और राइट साइड में कितना बचेगा 1, M1U1 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, और जो कैंसिल होता है वो आउट हो जाता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या मिला है हमें, 1/2। और देखिए यही तो हमें फाइंड करना था। कितना अच्छा प्रश्न है देखिए, और देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन, ये है हैंसफुड नहीं, यही आंसर है। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं था। और देखिए इस तरह से हम एक ही वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज तो ये टाइम हो गया है, और आज की क्लास हम यहीं पे देखिए ब्रेक करते हैं, और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। गुड नाइट।